हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय चल रहा है और पृष्ठीय रसायन वाले अध्याय में हम जो है आज इसमें इमल्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इमल्शन। अब इमल्शन का मतलब होता है द्रव द्रव कोलाइडी विलयन। इमल्शन शब्द का अर्थ होता है द्रव द्रव कोलाइडी विलयन। इसको अपन समझे, द्रव द्रव कोलाइडी विलयन अर्थात ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही अमिश्रणीय द्रव होते हैं। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही अमिश्रणीय द्रव हैं तो ऐसे द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र को हम नाम देते हैं इमल्शन। अब क्योंकि ये दोनों द्रव अमिश्रणीय द्रव होते हैं अर्थात आसानी से मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो इनके विलयनों को या इमल्शनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें किसी तीसरे पदार्थ की आवश्यकता होती है और वो तीसरा पदार्थ होता है आपका इमल्सी कारक पदार्थ। क्योंकि इमल्शन अस्थायी प्रकृति के होते हैं। जैसे पानी और तेल को मिलाया जाए तो पानी और तेल को मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो अस्थायी प्रकृति का विलयन होगा, जिसमें पानी की परत अलग हो जाएगी और तेल की परत अलग हो जाएगी। अर्थात इमल्शन जो होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। तो स्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्थायित्व को प्रदान करने के लिए हम जिस तीसरे पदार्थ को इसमें मिलाते हैं उस पदार्थ का नाम होता है इमल्सी कारक पदार्थ या पायसी कारक। इमल्शन का हम एक नाम और भी दे देते हैं पायस, पायस भी कह सकते हैं इसको। तो द्रव द्रव कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही अमिश्रणीय द्रव होते हैं उसे हम नाम देंगे इमल्शन। इमल्शनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह पदार्थ कहलाता है आपका इमल्सी कारक पदार्थ या पायसी कारक पदार्थ। अब ये पदार्थ स्थायित्व कैसे प्रदान करता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण है तो इमल्सी कारक पदार्थ या पायसी कारक पदार्थ इस कोलाइडी कण के चारों ओर एक परत का निर्माण कर लेता है और इस परत के निर्माण के कारण से, इस परत के निर्माण के कारण से जो है आपके कोलाइडी कण का माध्यम के साथ संपर्क जो है वो कम हो जाता है। और जब कोलाइडी कण का और माध्यम का संपर्क कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था में इमल्शन को स्थायित्व प्राप्त होता है। ये जो है पायसी कारक पदार्थ है। ये पदार्थ क्या है? पायसी कारक या इमल्सी कारक जो चारों तरफ एक परत का निर्माण कर लेता है। अब बेटा ये इमल्शन जो है ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तेल का जल में इमल्शन, तेल का जल में इमल्शन ऑयल ऑब्लिक वाटर, और एक होता है जल का तेल में इमल्शन, वाटर ऑब्लिक ऑयल। तेल का जल में इमल्शन और जल का तेल में इमल्शन, दो प्रकार होते हैं आपके इमल्शनों के। अब इमल्शनों के दोनों प्रकार जो है इसमें जैसे पहला प्रकार तेल का जल में इमल्शन, नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट क्या है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई तेल,
और परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल। परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई आपकी तेल और परिक्षेपण माध्यम के रूप में हो जाएगा जल। तो इस तरह का जो इमल्शन होता है उसको हम नाम देते हैं तेल का जल में इमल्शन। और दूसरा इमल्शन जल का तेल में। जल का तेल में मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था जल और परिक्षेपण माध्यम तेल। तो इस तरह से दो प्रकार के इमल्शन है, तेल का जल में और दूसरा होता है जल का तेल में इमल्शन। अब बेटा देखिए, इनमें इमल्सी कारक पदार्थों की आवश्यकता होगी। इसका इमल्सी कारक पदार्थ आपका गोंद हो सकता है, आपका साबुन, डिटर्जेंट, प्रोटीन, ये जो है इसके उदाहरण होते हैं। गोंद है, साबुन है, डिटर्जेंट है, प्रोटीन है, ये यहां पर इमल्सी कारक पदार्थ होते हैं जो इमल्शन को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे में आपका दूध हो गया। दूध में परिक्षेपण माध्यम यानी अधिकांश भाग पानी होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में वसा कण मौजूद होते हैं। दूध हो गया, वैनिशिंग क्रीम, दूध, वैनिशिंग क्रीम आदि। तो ये तो हुआ बेटा तेल का जल में इमल्शन और उसके उदाहरण। दूसरी स्थिति आती है, यहां पर इमल्सी कारक, इसमें इमल्सी कारक पदार्थ के रूप में आपका लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल, फिर भारी धातुओं के उच्च वसा अम्लों के साथ बने लवण। लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल, भारी धातुओं के उच्च वसा अम्लों के साथ बने लवण, ये यहां पर इमल्सी कारक पदार्थ का कार्य करते हैं। अब इसमें हम जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपका मक्खन हो गया। मक्खन इसका उदाहरण हो जाता है। आपका कॉड, लिवर ऑयल। कॉड जो है एक मछली का नाम होता है और ये जो कॉड मछली होती है इसके जो यकृत होता है, इसके यकृत में तेल होता है और इस तेल में जो है, तेल तो हो गया इसका परिक्षेपण माध्यम और इसके साथ में जो है जल की जो बूंदें होती हैं वो जो है परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य यहाँ पर करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इमल्शन के दो प्रकार हो गए, तेल का जल में। अगर हम इसको चित्र के रूप में देखें तो यहां पर पहली स्थिति में ये तो बूंदें जो होंगी तेल और ये होगा आपका जल। और यहां अगर हम इसे चित्र के रूप में देखें तो यहां बूंदें जो है वो जल की होंगी और अधिकांश भाग जो होगा वो तेल होगा। तो इस तरह से हम इमल्शन को दो भागों में वर्गीकृत कर जाते हैं, एक तो तेल का जल में इमल्शन और दूसरा
जल का तेल में इमल्शन। तो बेटा इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है इमल्शनों के पहचान की विधियां। इमल्शन के पहचान की विधियां। देखा, पहचान की विधियों में सबसे पहली विधि आती है इसमें सूचक विधि। पहली विधि का नाम है सूचक विधि। देखिए, सूचक विधि में सामान्यतः दो प्रकार के सूचक काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है सूडान डाई, एक होता है आपका फ्यूसीन। इन सूचकों का प्रयोग किया जाता है और ये सूचक आपके तेल विलेय या वसा विलेय प्रकृति के होते हैं। इन सूचकों की प्रकृति होती है तेल विलेय या वसा विलेय। अब यदि हमारा इमल्शन जल का तेल में इमल्शन है, अगर हमारा इमल्शन जल का तेल में इमल्शन है, तब तो सूचक के द्वारा रंग प्रदान किया जाएगा। जल का इमल्शन तेल में, यानी परिक्षेपण माध्यम तेल, यानी मुख्य भाग जो है वो तेल है, तब तो ये आपके सूचक पदार्थ विलेय होंगे और विलेय होने के पश्चात विलयन को इमल्शन को रंग प्रदान करेंगे। परंतु यदि हमारा इमल्शन तेल का जल में इमल्शन है, तो उस कंडीशन में आपके सूचक पदार्थ विलेय नहीं होंगे। और अगर सूचक पदार्थ विलेय नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में किसी प्रकार का कोई रंग प्रदान नहीं किया जाता। तो सूचक विधि जो है, सूचक विधि में हम जो है कुछ कार्बनिक सूचकों का प्रयोग करते हैं। सूडान डाई है, फ्यूसीन है, और ये सूचक आपके वसा विलेय या तेल विलेय प्रकृति के होते हैं। अगर हमारा इमल्शन जल का तेल में इमल्शन है, यानी तेल परिक्षेपण माध्यम है, तब तो सूचक के द्वारा विलेय होकर के अपना रंग प्रदान किया जाता है। और यदि इसमें तेल का जल में इमल्शन है, यानी मुख्य भाग जल है, तो ऐसी अवस्था में सूचक अविलेय रहेगा और अविलेय रहने की अवस्था में किसी प्रकार का कोई रंग प्रदान नहीं करेगा। तो इस तरह हम सूचक विधि के द्वारा जो है इमल्शन की पहचान कर सकते हैं। दूसरी विधि आती है बेटा तनुता विधि। तनुता विधि, इस विधि का सिद्धांत है कि किसी इमल्शन का तनुकरण परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा के साथ किया जा सकता है। इमल्शन का तनुकरण परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा के साथ किया जा सकता है। जैसे दूध है, दूध जो है ये आपका तेल का जल में इमल्शन होता है, यानी परिक्षेपण माध्यम होता है जल। अब अगर हम दूध के अंदर पानी को मिलाएं तो पानी की कोई भी मात्रा दूध के अंदर मिलाई जा सकती है। छोटी से छोटी मात्रा मिलाई जा सकती है, बड़ी से बड़ी मात्रा मिलाई जा सकती है। लेकिन अगर हम दूध के अंदर कोई वसा कण को डालें, वसा डालें, तेल की कुछ बूंदें डालें या घी की कुछ बूंदें डालें, तो दूध के अंदर वसा जो होती है वो अविलेय रहेगी। यानी अगर माध्यम जल है तो उसमें जल विलेय हो जाएगा, और माध्यम तेल है तो तेल विलेय होगा या वसा विलेय हो जाएगी। तो अगर हमारा इमल्शन जल द्वारा तनु हो जाता है तो उस अवस्था में तेल का जल में इमल्शन है, और यदि हमारा इमल्शन तेल द्वारा या वसा द्वारा जो है तनु होता है तो उस स्थिति में जल का तेल में इमल्शन कहलाता है। तो यह विधि जो है आपकी तनुकरण की विधि कहलाती है। फिर बेटा अगली विधि आती है इसकी चालकता विधि। देखिए, चालकता विधि में
चालकता विधि में हम इमल्शन के विलयन की चालकता को ज्ञात करते हैं। तो जितने भी आपके तेल का जल में इमल्शन होते हैं, तेल का जल में इमल्शन होते हैं, उनमें चालकता पाई जाती है। तेल का जल में इमल्शन है तो चालकता पाई जाएगी। लेकिन यदि जल का तेल में इमल्शन है, जल का तेल में इमल्शन है, तो उस अवस्था में चालकता का मान नगण्य हो जाता है या चालकता नहीं पाई जाती है। तो तेल का जल में इमल्शन चालकता प्रदर्शित कर रहा है। यदि इमल्शन के द्वारा चालकता दिखाई गई तो इसका मतलब वो इमल्शन जो है तेल का जल में इमल्शन होगा। इसके बाद बेटा एक और विधि आती है श्यानता विधि। देखिए बेटा, श्यानता विधि जो है, इस विधि में हम श्यानता का अध्ययन करते हैं। अगर तेल का जल में इमल्शन है, तेल का जल में इमल्शन है, तब तो श्यानता होगी कम। लेकिन यदि जल का तेल में इमल्शन है, जल का तेल में इमल्शन है, तो उस अवस्था में श्यानता होगी अधिक। तो श्यानता की प्रकृति के आधार पर श्यानता का मान कम होने पर तेल का जल में इमल्शन, और श्यानता का मान उच्च होने पर जल का तेल में इमल्शन होता है। तो इस प्रकार से हम जो है इमल्शन के पहचान की विधियों के माध्यम से हम इमल्शन की पहचान कर सकते हैं कि हमारा इमल्शन जल का तेल में इमल्शन है या तो जल का तेल में इमल्शन है या तेल का जल में इमल्शन होगा। तो इस तरह से हम इमल्शन के पहचान की विधियों की सहायता से पहचान कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद में आता है इमल्शनों के गुणधर्म। देखिए बेटा, इमल्शनों के गुणधर्म। बेटा गुणधर्मों में अगर हम अध्ययन करें तो जो गुणधर्म कोलाइडी विलयनों में पाए जाते हैं, जिस प्रकार के गुणधर्म कोलाइडी विलयनों में होते हैं, वो सारे के सारे गुणधर्म आपके इमल्शनों के अंदर भी होते हैं। कारण क्योंकि इमल्शन स्वयं जो है कोलाइडी विलयन होते हैं। ब्राउनी गति है, आपका टिंडल प्रभाव है, इस प्रकार के सारे गुणधर्म इमल्शनों के द्वारा भी प्रदर्शित किए जाते हैं। इमल्शन में जो कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, उन कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है। इनमें कोलाइडी कणों का आकार जो है थोड़ा बड़ा होता है। जलीय इमल्शन है तो वो चालकता को प्रदर्शित करता है, और अगर तेलीय इमल्शन है तो चालकता को नगण्य मात्रा में या बहुत कम मात्रा में चालकता को वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। फिर आपके इमल्शनों को गर्म करके, या तो किसी इमल्शन को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए या फिर इमल्शन को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए, तो दोनों ही स्थितियों में इमल्शन का जो है स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। अगर हम इमल्शन को या तो बहुत गर्म कर दें या बहुत ठंडा कर दें, तो दोनों ही स्थितियों में इमल्शन जो है उसका अवक्षेपण हो जाता है। तो ये कई सारे गुणधर्म जो है ये आपके इमल्शनों के होते हैं, जो अपन इमल्शनों में सरलता से इनको अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं इमल्शनों के अनुप्रयोग। देखिए, इमल्शनों का अनुप्रयोग, सबसे पहला अनुप्रयोग जो है आपके पाचन में। हमारा जो भोजन होता है, भोजन में वसा भी होती है और भोजन में जल भी होता है। तो जब हम चबाते हैं, अपने खाने को चबाते हैं, भोजन को चबाते हैं, तो वसा और जल दोनों आपस में मिलता है, और इन दोनों के मिलने पर इमल्शन का निर्माण होता है। तो पाचन क्रिया में भी इमल्शन का निर्माण होता है। पचाने के लिए इमल्शन का बनना जरूरी होता है। फिर बेटा आपके दूसरी विधि आती है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में।
जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इमल्शन निर्माण के द्वारा किया जाता है। बड़े टैंक में पानी डाला जाता है, सल्फाइड अयस्क डाला जाता है, तारपीन और चीड़ का तेल मिलाया जाता है और अन्य पदार्थों को मिलाकर वायु की प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है। तो वहां पर भी एक पदार्थ पानी हो गया, एक पदार्थ तेल हो गया। तो तेल और पानी मिलकर के इमल्शन निर्माण करते हैं। सल्फाइड अयस्क के कण जो है तेल द्वारा भीगे होते हैं और तेल इसमें झाग कारक का काम करता है। तेल झाग कारक का काम करता है, झाग बनाता है। तो उन झागों के साथ सल्फाइड अयस्क के कण जो होते हैं वो सतह पर आने लग जाते हैं। तो इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन अध्याय 6 में करेंगे। तो फिलहाल आप इसमें याद रख सकते हैं कि जो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, झाग प्लवन विधि के माध्यम से सांद्रण किया जाता है, वो सांद्रण जो है आपका इमल्शन निर्माण के द्वारा होता है। फिर बेटा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में आपका शैम्पू है, इमल्शन के रूप में होता है। नेल पॉलिश है, इमल्शन के रूप में होती है। लिपस्टिक है, इमल्शन के रूप में होती है। तो बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन के जो साधन होते हैं वो सब जो है आपके इमल्शन के रूप में होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आते हैं। फिर बेटा इसके बाद में आता है कपड़ों की धुलाई में। कपड़ों को धोने में हम साबुन का प्रयोग करते हैं और साबुन जो होता है ये सतह पर लगी हुई चिकनाई के साथ मिलकर के, सतह पर लगी हुई चिकनाई के साथ मिलकर के साबुन और पानी का इमल्शन बना लेता है। और इस प्रकार इमल्शन बनने के बाद चिकनाई जो है वो सतह से अलग हो जाती है और चिकनाई के सतह से अलग होने के बाद जब ऐसे कपड़े को आप साफ पानी से धोते हैं तो चिकनाई जो है सतह से साफ हो चुकी होती है, आपका कपड़ा जो होता है साफ होता है। तो इस तरह से अपन जो है इमल्शन के कई सारे प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। पाचन क्रिया जो प्रत्येक प्राणी के अंदर होती है उसमें इमल्शन निर्माण होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, कपड़ों की धुलाई, ये सब चीजें जो है, ये सब कार्य जो है आपके इमल्शन निर्माण की मदद से ही संभव हो पाते हैं।